सभी बच्चों के लिए नमस्कार। बेटा ये चैनल है आपका डार्क मैथ बोर्ड एग्जाम के लिए। बेटा ये चैनल बनाया गया है जिस पर मैं रंजीत कुमार बेटा आपको फुल कंटेंट पढ़ाऊंगा। यूपी बोर्ड जो एनसीईआरटी मैथ है बेटा उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा और बोर्ड की बेटा बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर। शुरुआत करते हैं बेटा आज इस मैथ के पहले टॉपिक से जिसका नाम है वास्तविक संख्या। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आज के टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या है। बेटा आप वीडियो को पूरा देखना है। मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बेटा आपको ये दोनों भाषाओं में मिलेगा। वास्तविक संख्याओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेटा मैं बात करूं अगर वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि संख्याएं होती क्या है। तो मैं इसको बेटा थोड़ी देर ब्रेक करता हूं और अब पहले आपको ये समझाता हूं कि संख्याओं को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया था। तो बेटा यहाँ थोड़ा समझिए, जैसे संख्याएं होती हैं, संख्याएं मैं दोनों भाषाओं में लिखूं बेटा इसे नंबर्स। उनको बेटा सबसे पहले दो भागों में बांटा गया था। वो दो भाग कौन कौन से थे? पहला था बेटा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इसी में से बेटा एक भाग अलग किया गया था जिसका नाम था बेटा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो बेटा काल्पनिक संख्या होती है वो इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी। तुमसे कोई अगर डायरेक्टली पूछने लगे कि बताइए वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, तो बेटा उसको बताने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि संख्याएं होती क्या है। तो मैं बताऊँ बेटा सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें से बेटा काल्पनिक संख्याएं अलग होती हैं। ये संख्याएं थी उनका क्लासिफिकेशन किया तो वास्तविक संख्या और फिर बेटा काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है कि हम सभी संख्याओं में से अगर काल्पनिक संख्या को हटा दें तो जितने भी नंबर बचेंगे वो सब वास्तविक नंबर होंगे। तो इसको पढ़ने से पहले बेटा हमको इसको क्लियर करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके बारे में। वैसे तो बेटा ये पूरा ही एक टॉपिक होता है, फिर आगे जाकर तुम पढ़ोगे तो एक पूरा गणित मिलता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आगे मैं तुम्हें बताऊं बेटा जितनी भी संख्या, जैसे मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ समझिए। ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो, जो ऋणात्मक हो, और रूट के अंदर यानी करड़ी के अंदर हो, रूट के अंदर। मैंने बेटा डेफिनेशन का लिखा है ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो और रूट के अंदर हो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी आपकी काल्पनिक संख्याएं। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ इस तरह से। जैसे मान लो माइनस का 2 लिखा है, माइनस का मान लो 26 लिखा है, मान लो माइनस का 1 ही लिखा है। तो अभी ये सारे नंबर कैसे हैं? ऋणात्मक। अगर इन नंबरों को बेटा अगर हम रूट के अंदर बंद कर दें, रूट के अंदर इस तरह से, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? काल्पनिक संख्या में हो जाएंगे। तो मुझे लगता है बेटा आपको ये बात समझ आ गई होगी काल्पनिक संख्या होती क्या है। ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो और रूट के अंदर हो तो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। सारे नंबर कैसे हैं? सभी बेटा काल्पनिक संख्या है। तो ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, वैसे इसका डिटेल बेटा बहुत होता है, इसका पूरा गणित पढ़ना होता है जब हम बीएससी में पहुंचते हैं तो आप इतनी बात समझ गए होंगे कि सारे नंबर कैसे काल्पनिक नंबर हैं। फिर भी कभी अगर आपसे बोले कि इस नंबर को अगर रूट से बाहर करना है और ऋणात्मक चिन्ह हटाना है तो थोड़ी सी और नेक नेम नॉलेज समझ लो बेटा। एक होता है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा, इसका
आयोटा ही बोलते हैं। और आयोटा जो स्क्वायर होता है बेटा, इसका जो मान होता है हमेशा वो -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। तो जब भी तुमसे पूछा जाए ये -1 किसके बराबर होगा, तो आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा। पर आयोटा का मान क्या आएगा, तो आयोटा का मान आएगा बेटा, अगर मैं यहाँ से वर्गमूल लूँ इधर की तरफ तो -1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आयोटा का जो मान होता है वो √-1 होता है। तो मुझे लगता है ये वाली बात तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है बेटा अब स्टार्ट होगा कि वास्तविक संख्याओं की बात अब स्टार्ट होगी, होती क्या है वास्तविक संख्याएं। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ। दो बच्चों, अब हमारी बात स्टार्ट होती है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों तुमने सबसे पहले पढ़ा कि संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं का क्लासिफिकेशन हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो बोलो बेटा सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहो इसकी परिभाषा, तो आप ये लिखना, सभी संख्याएं वास्तविक होती है केवल शब्द पे ध्यान रखना बेटा, केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर बेटा मुझे लगता है तुम्हें अब वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो सभी नंबर बेटा वास्तविक होते हैं, केवल कौन से नंबर हटाने होंगे तुम्हें, काल्पनिक नंबर हटाने होंगे। तो उन्हें बेटा क्या कहते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसे बेटा हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, शॉर्ट रियल नंबर बराबर ऑल नंबर, या नंबर से लिख दो, ऑल नंबर लिख दो, ऑल नंबर माइनस इस तरह से लिख दो बेटा इमेजिनरी नंबर, IN लिख दिया बेटा। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये डेफिनेशन होती क्या है। तो आगे कभी भी बस में आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बोलेंगे सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। तो बेटा हम सबसे पहले इस बात को हम क्लियर हुए, जो हमारे टॉपिक का नाम हुआ था कि वास्तविक संख्या होती क्या है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो बेटा बढ़ते हैं आगे। इसको बेटा मैं साफ करता हूँ। चलिए बेटा अब हमें क्लियर हो गया बेटा वास्तविक संख्या होती क्या, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक दिया था वो था बेटा वास्तविक संख्या। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो आप मुझे बताना। मैं इधर थोड़े से 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ। जैसे मैं पूछता हूँ बेटा एग्जाम्पल में, बताओ √5 कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे ये एक वास्तविक संख्या है। अगर मैं कहता हूँ बेटा √10 तो आप बोलेंगे ये काल्पनिक संख्या है। कैसी है? काल्पनिक संख्या है। आई लिख दिया करो और रियल लिख दिया करो इसके आगे। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा √-1 तब भी तुम क्या बोलोगे, ये काल्पनिक संख्या है। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा 22/7 तब भी तुम बोलोगे ये वास्तविक संख्या है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ओके, तो बेटा अब टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाले एग्जाम्पल सारे समझ आ गए होंगे, तो कुछ ही बेटा रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल है गणित। इसको आराम से हम समझेंगे, बिल्कुल प्यार से एकदम क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ बेटा वास्तविक संख्या, तो तुमने क्लास 8 को एक बार याद करिए। क्लास 8 से पहले बेटा मुझे तो लगता है 6 में ही पढ़ाते थे। क्लास 8 में बेटा आपको बताया था संख्या को नंबर लाइन पर कैसे लिखते हैं। एक नंबर लाइन है तो यहाँ पर बेटा बता देते हैं 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और डॉट डॉट कर दो बेटा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट एक कैसा नंबर है जो बेटा हमें पता नहीं है, ठीक है। और इधर की तरफ बढ़े तो -1, -2, -3, और इधर जाओ बेटा तो -∞। तो बेटा ये जो नंबर सारे लिखे हुए हैं तो इसको बोलते हैं संख्या रेखा, सही है। इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई पूछे तो
संख्या रेखा। और संख्या रेखा पर ही बेटा संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे एक बार बताइए क्या 1 और 2 के बीच कितनी वास्तविक संख्या होगी? कितनी वास्तविक संख्या है? आपका जवाब क्या आएगा? वीडियो को बेटा थोड़ा पॉज करके आंसर देना कमेंट में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 1 और 2 के बीच कितनी वास्तविक संख्या होगी? तो आंसर बेटा मैं तुम्हें लिखा ही दे रहा हूँ यहाँ पर, बाकी तुम कोशिश करना इस वीडियो को जब भी देखें तो रोक देना और उससे पहले कमेंट डालना बेटा। तो मैं पूछ रहा हूँ 1 और 2, तो बोलेंगे एक संख्या बेटा यहाँ पर है, एक संख्या यहाँ पर है, यानी 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। मैं पूछ रहा हूँ इनके बीच कितनी वास्तविक संख्या होंगी? तो बेटा वास्तविक संख्या दो संख्याओं के बीच में हमेशा अनेक होती है। तो उत्तर में लिखना बेटा अनेक, अनेक, सही है, अनेक संख्या होती है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर होंगे बेटा इसके बीच में। और इस चीज को भी बेटा मेरे दिमाग से शायद क्लास 9th का गणित अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें एक उसके द्वारा बेटा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया गया है कि अगर हम यहाँ से दो इंटीजर को उठा लें और दोनों इंटीजर को जैसे हमने उठा लिया यहाँ से 1 और यहाँ पर रखते बेटा हमने 2, फिर वो बोलता है इन दोनों के बीच में अनेक संख्याएं और इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है 1.0, 1.1 इस तरह से बेटा। और यहाँ तक आओगे तो इसको हम 2.0 ले सकते हैं और इससे पहले आया होगा 1.9। तो बेटा इससे हमें ये पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में इतनी सारी संख्या निकल आई और इन दो नंबरों को फिर से उठाएं तो इनके बीच और संख्या निकल आएंगी, फिर उन संख्याओं को फिर से उठाएंगे तो बेटा और संख्या निकल आएंगी। इसलिए जब भी तुमसे पूछा जाए कि दो संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होगी तो आपको ऑलवेज आंसर क्या देना है? अनेक होंगी, ठीक है बेटा। चलो बढ़ते इससे आगे, इसको बेटा साफ अगर आपको समझ आ रहा है बेटा वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बेटा शेयर मारना है। आपको बेटा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ तुमको बेटा, प्रॉमिस करता हूँ इस बात का। बहुत ही सरल है बेटा, कोई चीज़ हार्ड नहीं, बस पढ़ाने वालों ने बेटा इसे हार्ड बना दिया। चलिए तो बेटा आप वास्तविक संख्या समझ गए हैं, बाकी संख्याओं को बेटा आपके टॉपिक में केवल इतनी ही बात पूछी गई है कि वास्तविक संख्या है क्या। इसके बाद बेटा एक और चीज़ आती है, इसके बाद अगला पॉइंट है यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन। बेटा इससे तो 100% बेटा बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है बेटा मैं बताऊंगा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, उनका एक मैथमेटिक्स का था, गणितज्ञ था, और इसने बेटा भाग विधि पर एक नियम दिया था। जैसे आपने छोटी क्लासों में अक्सर पढ़ा होगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ मतलब बेटा 8 का भाग दे दो 51 में, तो किस तरह से दोगे? तो बोलोगे आप 64 करोगे बेटा ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56, 8 15 40, 8 इस तरह से 8 6 48, और आप इस तरह नीचे लिखोगे 3 से। तो यूक्लिड ने इसी पर बेटा एक एल्गोरिथम दिया था जिसको हम प्रयोग करेंगे मासा निकालने में। किसका? कि मासा इसकी सहायता से हम कैसे निकाल सकते हैं, HCF बोलते हैं जिसे। तो उससे पहले आपको बेटा ये समझना है, जैसे मैं 8 का भाग 51 में दिया तो बेटा 48 आया नीचे, 6 बार गया ये, और 3 शेष आ गया। तो सबसे पहले आप ये बात जानते ही होंगे, इसे क्या बोलते हैं? शेषफल, और इसको बोलते हैं बेटा भागफल। और जिस संख्या से बेटा हम भाग देते हैं उसी को हम बोलते हैं बेटा भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में दिया है बेटा भाग उसे हम बेटा भाज्य कहते हैं, भाज्य। और इसी पे बेटा तुम्हें बोलते हैं यूक्लिड प्रेमिका क्या होती है, यूक्लिड का एक फॉर्मूला किस तरह से डिजाइन होता है। तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य होता है बेटा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। ये बेटा कहीं कम से नहीं आया है, यहीं से आया है। आप इसको चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं? भाज्य। तो भाज्य लगा दो 51,
भाजक कितना बेटा 8, बीच में गुणा लगा दो, भागफल 6 प्लस 6 कितना 3, तो ये 4 इंटू 6 48 हो जाएगा और प्लस 3 इस तरह से बेटा 51। तो बेटा इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए बेटा इसी को हम यूक्लिड प्रमेय कहते थे। ठीक है, तो बेटा आपको ये बात पता चल गई कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, अब इस पर बेटा प्रश्न किस प्रकार से बनता है मैं बताऊँ। इसमें पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो बेटा मैं ये आपको एक दो प्रश्न कराता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बेटा ये होता क्या है, पहले मैं आपको ये बात समझा दूं। इसका प्रयोग हम मासा निकालने में करते हैं, जिसे बेटा हम HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। अब हम मासा, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा मासा निकालने के तो बहुत से तरीका होते हैं, पर ये बोर्ड एग्जाम है तो इसमें जिस तरीके से पूछा जाएगा उसी तरह से आपको आंसर देना होगा। अगर वो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप इसका मासा निकालें, तो आपको इसी के द्वारा निकाला जाए। तो बेटा इसमें होता क्या है कि जब भी हमें दो नंबर दिए होंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है बेटा 12 और एक नंबर है बेटा 28, और इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें मासा निकालना है। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है किसको हम भाजक माने और किसको भाज्य माने। तो मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, भाजक जो भी होता है वो भाज्य से छोटा होता है, तो इसको हमेशा मानिए बेटा भाजक, भाजक, और इसको बेटा मान लो आप भाज्य। तो ये बात तो आप भी जानते हैं, जब भी हमें भाग देना है तो भाग को छोटे नंबर से बड़े नंबर में देंगे, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा निकालना चाहते हैं। अब बेटा भाग देने की प्रक्रिया में पहले लिखिए 12, उसके नीचे लिखिए बेटा 28, और 28 में बेटा 12 का भाग दो, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और बेटा यहाँ पर बचेगा 4। ये प्रक्रिया बेटा तब तक दोहरानी है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब जैसे मान लो यहाँ रिमाइंडर आ गया, शेषफल 4 आ गया, अब इस 4 को तो बेटा तुम अगला भाजक बना दो, और जिस भाजक से आप भाग कर रहे थे उसे भाज्य बना दो, यहाँ पर लिख दो। अब 4 का भाग दो, 4 तिया 12, बेटा यहाँ शेष क्या आएगा 0। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस भाजक ने शेषफल को 0 किया है उसी को बेटा हम कहते हैं HCF। मेरी बात को बेटा ध्यान देना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस भाजक से शेषफल 0 आया है उसी को बेटा हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF या मासा कहते हैं। बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपकी पहली प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें बेटा मैं एक सवाल करा देता हूँ। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। पहला सवाल लेते हैं, नोट करते जाना साथ के साथ। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं बेटा। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा एक्सरसाइज 1.1। बाकी बेटा मैं सारे सवाल कराऊंगा बिल्कुल क्लियर करके, पहली वीडियो है तो मैं एक दो प्रश्न आपको समझा देता हूँ। तो पहला प्रश्न है 135 और 225। 135 और 225 का HCF ज्ञात करें पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। बताइए बेटा सबसे छोटा कौन सा है? तो बोलेंगे 135। 135 का किसमें भाग देंगे? 225। बेटा तो पहली बार भाग दोगे तो बेटा एक ही बार जाएगा 135, माइनस करिए 0 और 12 में से बेटा इस कर रहे हैं 9 बचे बेटा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा आपका 0 इधर लिख दो बेटा, फिर लाके 135। 135 क्योंकि बेटा ये वाला आपका जो भी शेष बचा उस शेष को इससे छोटा हो गया, तो बेटा इस वाले भाजक को फिर से यहाँ लिख दो, फिर से भाग दो, तो एक ही बार जाएगा बेटा।
बेटा 5 बचेगा, और यहाँ पर बेटा आपको कितना बचेगा, यहाँ आपका 4 बचेगा। अब बेटा क्या करना है आपको, इसी का भाग इसमें देना है। अगर ये बात आपको यहाँ ना दिखाई दे रही है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 45 का भाग आप किस में देना बेटा, 90। 90 में दोगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, और यहाँ बेटा शेष आ जाएगा 0। अब मुझे बताइए शेष किस भाजक की वजह से 0 आया है, तो आपका आंसर होगा बेटा 45 की वजह से। यही भाजक ऐसा है जिसने शेष को क्या बनाया है, 0। तो इन दो नंबर का बेटा, इन दो नंबर का बेटा HCF क्या आ गया, HCF आ गया 45। ये एक्सर 1.1 का बेटा पहला सवाल था, जिसे मैंने बेटा बड़े ही आराम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हल करा दिया। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो बेटा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कैसा कंटेंट है। कंटिन्यूस बेटा वीडियो आएंगी इस चैनल पर। थैंक यू वॉचिंग।